ध्रुव की हरे कमल की रोशनी आसमान में छाई हुई दिख रही थी। उसकी गर्मी से आसपास का इलाका धुंधला दिखने लगा और उस गर्मी ने पूरे अंदरूनी हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। यही वजह थी कि हर तरफ से लोग हैरत भरी निगाहों से ध्रुव की तरफ देखने लगे और उन्हें वो हरे रंग की खतरनाक रोशनी दिखाई दी। इस तरह की खतरनाक रोशनी को देखकर लोगों के पसीने छूटने लगे और साथ ही उनके गले भी डर के मारे सूखने लगे। वहीं उस हरे रंग की रोशनी से थोड़ी दूरी पर खून से बना एक समंदर दिख रहा था, जिसकी चौड़ाई महज 20 फीट थी। वो समंदर कुछ पल पहले तो ऊंची लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे वो सभी के सामने अपनी ताकत का रौब दिखा रहा हो। लेकिन हरे कमल की रोशनी से घिरने के बाद वो लहरें धीरे धीरे छोटी होने लगी और डर के मारे वो समंदर सिकुड़ने लगा। इसके साथ ही वो समंदर दिव्य रोशनी की तेज गर्मी से लाल रंग की भाप में बदलकर गायब होता रहा। सभी देख रहे थे कि इस रफ्तार से कुछ ही पलों में वो लाल समंदर पूरी तरह से धुएं में बदल जाता। इस दौरान उस हरे रंग की रोशनी को देखकर आसमान में मुकाबला करते लोग हैरत में पड़ गए। एक और दिव्य रोशनी। जाहिर सी बात है कि ध्रुव की दिव्य रोशनी देखते ही सभी की नजरें बुजुर्ग आंखों से लड़ते शुक्रांत पर पड़ी। दिव्य रोशनी एक बहुत ही अनोखी चीज मानी जाती थी, लेकिन एक ही जगह पर इस वक्त 3 दिव्य रोशनियां थी, जिसे देखकर कोई भी अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पाया। वहीं शुक्रांत की नजर भी लगातार ध्रुव पर ही टिकी रही और वो देखता रहा कि हरे रंग की रोशनी कितनी अच्छी तरह ध्रुव के काबू में थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ध्रुव ने इतनी कम उम्र में दिव्य रोशनी जैसी चीज हासिल कैसे की। शुक्रांत को याद था कि जब उसने दिव्य रोशनी हासिल की थी तब वो मरते मरते बचा था। इतनी मेहनत और इतना बड़ा खतरा उठाने के बाद ही शुक्रांत 15वीं सबसे ताकतवर रोशनी हासिल कर पाया। लेकिन उसके बाद भी वो जानता था कि इसके पीछे उसकी अच्छी किस्मत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रोशनी को काबू करने में शुक्रांत को बहुत दर्द झेलना पड़ा था। और तो और उसके पास अधूरा फ्लेम मंत्रा था, जिससे दिव्य रोशनी को हासिल करने में उसे ज्यादा तकलीफ हुई। इसलिए ध्रुव के पास दिव्य रोशनी को देखकर वो चाहकर भी खुद को जलने से रोक नहीं पाया। फिर उस रोशनी को गौर से देखने के बाद शुक्रांत ने उसके हरे रंग के बारे में सोचते हुए कहा, इस दिव्य रोशनी के रंग से तो लगता है कि ये उस कमल से निकली हुई रोशनी है। इसका मतलब ये जरूर 19th रैंक वाली हरे कमल की दिव्य रोशनी होगी। इसके साथ ही शुक्रांत के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने खुद से कहा, मुझे तो अपनी किस्मत और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने 2 दिव्य रोशनी एक साथ एक ही दिन में देख ली। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ आना बहुत ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ। अगर मैं दोनों तरह की दिव्य रोशनियों को काबू करने में कामयाब हुआ तो अधूरा फ्लेम मंत्रा होने के बावजूद मेरी ताकत की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे में बुजुर्ग बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इतनी कम उम्र होने के बावजूद इस लड़के का दिव्य रोशनी पर काबू तो लाजवाब है। रोशनी से इतना बड़ा समंदर बनाना किसी के बस की बात नहीं, मगर ये लड़का तो इतनी आसानी से इसे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है कि इससे ये रोशनी छीनना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि शायद रोशनी का इतना बड़ा समंदर तो मैं खुद भी तैयार ना कर पाऊं। वैसे तो दिव्य रोशनी एक बेहद बेशकीमती चीज होती थी, मगर उसे बाहर निकालने के 2 तरीके हुआ करते थे। पहला था उसे जबरदस्ती निकालने का। इस तरह के तरीके में जिस इंसान से दिव्य रोशनी खींची जाती थी उसका काबिल ना होना बहुत जरूरी था। और तो और जब किसी के शरीर से दिव्य रोशनी छीनी जाती थी तो वो इंसान रोशनी के निकलने के साथ ही मारा जाता था। यही वजह थी कि ऐसे तरीके से दिव्य रोशनी हासिल करने वाला इंसान बहुत बेरहम होता था, जो कैसे भी करके दिव्य रोशनी हासिल करना चाहता था। दिव्य रोशनी हासिल करने का दूसरा तरीका था दिव्य रोशनी को उसके कुदरती तरीके से हासिल करना। ऐसा करने के लिए किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। ध्रुव ने जो रहस्यमय स्काई फायर तकनीक इस्तेमाल की थी वो आग की बस्ती से आई थी, जहां लोगों ने दिव्य रोशनी को कुदरती तरीके से हासिल किया था। इस तरह की तरकीब सिर्फ कोई बहुत ताकतवर इंसान ही आजमा सकता था। मार्कस में दिव्य रोशनी हासिल करने के ये 2 ही तरीके थे, इसलिए जो कोई भी बहुत तजुर्बेदार और ताकतवर होता था उसे इन दोनों तरीकों के बारे में पता होता था। यही वजह है कि शुक्रांत की ताकत और उसके तजुर्बे की वजह से उसे ये दोनों तरीके अच्छी तरह से आते थे। यहाँ तक कि बहुत वक्त पहले जब शुक्रांत ने आचार्य विदुर पर जानलेवा हमला किया था, तब उसकी एक चाहत उनसे दिव्य रोशनी खींचने की भी थी। ऐसे लालच भरे ख्यालों के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आचार्य विदुर उसके इरादों को अच्छी तरह समझ गए थे। दूसरी तरफ ध्रुव को अंदाजा भी नहीं था कि शुक्रांत ने उसे दिव्य रोशनी इस्तेमाल करते हुए देख लिया था और वो उसके साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा था। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ध्रुव की दिव्य रोशनी के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे किसी के इस बारे में जानने से कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ तक कि जब ध्रुव वुहान साम्राज्य में था तब बहुत से शानदार हकीमों को भी इस बारे में पता था, जिसमें गोलियों का राजा शांडल भी शामिल था। लेकिन किसी ने भी दिव्य रोशनी हासिल करने के ऐसे बेरहम और जंगली तरीके के बारे में नहीं सोचा। इसकी एक वजह यह भी थी कि दिव्य रोशनी काबू करने वाले लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता था। दूसरी वजह थी कि रोशनी छीनने वालों को खुद ऐसा करने में काफी खतरा उठाना पड़ता था। मगर किसी ने भी दिव्य रोशनी हासिल करने के ऐसे बेरहम और जंगली तरीके के बारे में नहीं सोचा। इसकी एक वजह यह भी थी कि दिव्य रोशनी काबू करने वाले लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता था।
दूसरी वजह यह थी कि रोशनी छीनने वालों को खुद ऐसा करने में काफी खतरा उठाना पड़ता था। लेकिन इत्तेफाक से शुक्रांत ऐसे बेरहम और खूंखार लोगों में शामिल था जो कैसे भी करके दिव्य रोशनी हासिल करना चाहते थे। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि दिव्य रोशनी छीनने पर सामने वाला जिंदा रहे या मारा जाए। वहीं ध्रुव के पास फिलहाल इतना वक्त नहीं था कि वो शुक्रांत के शैतानी इरादों के बारे में सोच पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने दुश्मन तारसिम को हराने में ही लगा हुआ था। वहीं आसमान में दिखता लाल रंग का समंदर दिव्य रोशनी के समंदर की वजह से पूरी तरह खत्म होने वाला था और तारसिम ने भी उस रोशनी की बेइंतहा गर्माहट को महसूस किया, जिससे उसके चेहरे पर काफी फिक्र दिखाई देने लगी। वैसे तो उसे पहले से पता था कि सामने वाले की दिव्य रोशनी का उस पर क्या असर पड़ने वाला था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ध्रुव की दिव्य रोशनी इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। यही सोचकर तारसिम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये रोशनी तो कुछ ज्यादा ही खूंखार है। ये कहकर उसने अपनी नजर हरे रंग की रोशनी के पीछे दिखते ध्रुव की तरफ की, जो फिलहाल हवा में उड़ते हुए रोशनी को बढ़ाते जा रहा था। उसे इस तरह अपनी बेइज्जती करते देख तारसिम के चेहरे का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात है कि ब्लैक कॉर्नर में तारसिम की बहुत इज्जत और काफी रौब था। ऐसे में आज तक कोई उसे इतना कमजोर महसूस करने पर मजबूर नहीं कर पाया था और उसकी इज्जत को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा कि जिसने ये कर दिखाया वो उससे उम्र में इतना ज्यादा छोटा था। इस ख्याल के साथ तारसिम ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, अगर मैं इस लड़के से मुकाबला हार गया फिर तो जिंदगी भर ब्लैक कॉर्नर में एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। इसके साथ ही वो अपने हाथ से ढेर सारी सील बनाने लगा। वहीं उसके ऐसा करने पर दिव्य रोशनी की वजह से जो खून का समंदर गायब होने लगा था वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद वो खून तेजी से पीछे खिंचते हुए तारसिम के शरीर के अंदर चला गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, खूनी बदलाव तकनीक। जैसे ही वो खून वापस तारसिम के शरीर में लौटा तो अचानक से उसका पूरा शरीर लाल पड़ने लगा। इस वक्त तारसिम की आंखें किसी खूंखार दरिंदे की तरह लाल हो गई थीं और उसके हाथ अचानक से सफेद पड़ने लगे। इसके अलावा उसके नाखून बढ़ते गए और वो लाल रंग के होते हुए किसी तेज धार वाले हथियार जैसे हो गए। वो नाखून सूरज की रोशनी में चमकते हुए दिख रहे थे, जिसकी धार देखकर कोई भी घबरा जाता। तभी तारसिम एक कदम पीछे हुआ और एक झटके में उसके लाल रंग के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। गौर से देखने पर समझ आता कि उसके वो पंख फड़फड़ाते हुए बहुत बड़े होने लगे थे, जो दिखने में बहुत रहस्यमयी दिख रहा था। इस वक्त वो किसी चमगादड़ की तरह दिखने लगा था, जो जानलेवा इरादों के साथ आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा था। फिर पलक झपकते ही तारसिम हरे रंग की रोशनी को पार कर सीधे ध्रुव के ठीक सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने शरीर को एक अजीब से दिखते लाल रंग के कवच से ढक लिया, जिससे वो आसपास की गर्माहट से पूरी तरह बच गया। फिर तारसिम ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, लड़के, इस बात का तुझे जरूर गुरूर होना चाहिए कि तूने मुझे ये तकनीक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तेरी कहानी यहीं तक थी। आगे की कहानी अब मैं लिखूंगा। उसकी खौफनाक हंसी ध्रुव के कानों में गूंजने लगी और वो देखने लगा कि कैसे तारसिम उसके बेहद नजदीक आ गया था। ध्रुव की आंखों में इस बात की काफी हैरानी भी थी कि तारसिम पहले के मुकाबले एक झटके में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। एक तरह से देखा जाए तो तारसिम अभी तक अपनी असली पहचान छुपाए हुए था और अब तो वो अपने असली रूप में आ गया था। लेकिन ध्रुव ने अपना सिर हिलाकर हंसते हुए तारसिम से कहा, इससे काम नहीं चलने वाला चमगादड़। अब जो कि तू इतने वक्त से अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहा है, तो वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरे बेटे के पास ही भेज दूं। ध्रुव की वो हंसी बहुत ही खौफनाक लग रही थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तारसिम का दिल तक तेजी से धड़कने लगा। इतने में ध्रुव ने अपने हाथ लहराए और उसमें से हरे रंग की ढेर सारी रोशनी निकालकर उसने उसे दो खतरनाक सांपों में बदल दिया। ये सांप दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे और वो ध्रुव के इशारे पर आगे पीछे हो रहे थे। दरअसल इस तरह की रोशनी को काबू करने के लिए बहुत सारी अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ती थी। इस वक्त अगर ध्रुव की मदद आचार्य विदुर नहीं कर रहे होते तो शायद ध्रुव ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए ध्रुव को सबसे पहले तो अपनी शक्तियां बढ़ानी थी। ऐसा करने के लिए ध्रुव ने वो दोनों सांप तारसिम पर छोड़ दिए, लेकिन वो जानता था कि वो सांप बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे। वहीं सांपों को अपनी ओर आता देख तारसिम ने लड़ने की तैयारी की और वो सांपों से मुकाबला करने लगा। इस दौरान ध्रुव को इतना वक्त मिल गया कि वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर और ताकतवर हमले के लिए खुद को तैयार कर सके। दूसरी तरफ तारसिम सांपों के गर्म हमलों से निपटते हुए अपनी शक्तियां खर्च कर रहा था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक जानलेवा चमक आई और उसने दोनों सांपों पर जोरदार हमला कर उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा करते ही उसने हांफते हुए ध्रुव की तरफ देखा और वो उसे भी सांपों की तरह ही खत्म करना चाह रहा था, मगर ध्रुव के चेहरे पर तो फिलहाल एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर तारसिम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। फिर तारसिम ने अपना सिर हिलाते हुए एक जानलेवा चमक के साथ ध्रुव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, लड़के, अगर आज मैंने तेरे शरीर के 1000 टुकड़े करके अपने कुत्तों को ना खिलाए, तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरी हड्डियों को चूर चूर ना किया, तो मैं वादा करता हूं कि मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन तारसिम की बेरहम और जानलेवा धमकी सुनने के बावजूद ध्रुव के चेहरे पर फिलहाल फिक्र का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने तो अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए तारसिम से कहा, अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जा।
बेवकूफ बुड्ढे। ध्रुव की इस तरह की मुस्कुराहट देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए थे। दरअसल सभी को समझ आ रहा था कि उसकी ये मुस्कुराहट आग में घी का काम कर रही थी, जिससे तारसिम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। इसी के साथ तारसिम के शरीर से बेइंतहा लाल रंग की शक्तियां निकलने लगी, जो हर तरफ से आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा तारसिम ने अपने सफेद हाथों से और सील्स तैयार करते हुए बिजली की रफ्तार में अपनी शक्तियां और ज्यादा बढ़ानी शुरू की। फिर उसने बढ़ी हुई शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने हाथ में एक बड़ा सा खून का भाला तैयार किया। जब तारसिम का वो खतरनाक भाला तैयार हुआ तो उसने एक झटके में हाथ आगे बढ़ाकर उसे दबोच लिया। इसके बाद उसने जैसे अपना मुंह खोला तो उसके नुकीले सफेद दांत दिखने लगे, जो मोटी से मोटी चमड़ी तक को फाड़ कर अलग कर देते। तारसिम लगातार अपने बड़े पंख फड़फड़ा रहा था और फिर उसने एक खौफनाक दहाड़ निकालते हुए बिजली जैसी तेज रफ्तार में आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी रफ्तार इस वक्त इतनी तेज थी कि लाल रंग की परछाई के अलावा आसमान में और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मगर जो लोग नहीं देख पा रहे थे वो था तारसिम के हाथ का भाला, जो ध्रुव के सीने के आर पार हो जाने को तैयार था। तारसिम की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि ध्रुव की 3000 लाइटनिंग तकनीक इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं होती। लेकिन इसके पीछे ये वजह थी कि ध्रुव महज एक द्रोण रैंक का योद्धा था और ध्रुव को खुद पर पूरा यकीन था कि शक्तिमान बनने पर वो अपनी रफ्तार और बढ़ा सकता था। लेकिन अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स तो तारसिम की रफ्तार देखकर घबरा कर रह गए। उनके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई और वो ध्रुव की सलामती की दुआ करने लगे। फिर तारसिम ने लगातार आगे बढ़ते हुए अपने खूंखार हथियार से सीधे ध्रुव के दिल पर हमला किया, जो हवा को काटते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन ध्रुव ने तुरंत शक्तियां इकट्ठा कर अपने कवच को और ज्यादा मजबूत किया, जिससे अगले ही पल तारसिम का खतरनाक हमला सीधे उसके कवच से टकरा गया। तो क्या होने वाला है ध्रुव और तारसिम के इस दिलचस्प मुकाबले में? क्या वाकई तारसिम ध्रुव को मार डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा। ध्रुव की पीठ से निकलते पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे, जिसके साथ वो कुछ कदम पीछे हुआ। जब तारसिम ने ध्रुव पर अपना ताकतवर हमला किया तो उसमें इतनी शक्तियां मिली हुई थी कि ध्रुव चाहकर भी खुद को पीछे जाने से रोक नहीं पाया। फिर ध्रुव ने अपनी नजरें उठाकर तुरंत अपनी काले रंग की तलवार को देखा, जिसके बाद वो तारसिम के गुस्से से भरे खूंखार चेहरे को देखने लगा। इस दौरान ध्रुव लगातार उसकी आंखों में झलकती जानलेवा चमक को देख रहा था। इतने में तारसिम ने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, मैं तेरे शरीर में इतने छेद करूंगा कि तेरे खून के फव्वारे बहने लगेंगे। ये कहते वक्त उसकी आवाज में अपनी ताकत का गुरूर साफ समझ आ रहा था, जिसके साथ वो लगातार अपना ताकतवर भाला आगे बढ़ाता जा रहा था। उसके खून से रंगा भाला ध्रुव की तलवार को पीछे ढकेल रहा था और उसमें से निकलती शक्तियां बहुत खतरनाक लग रही थीं। मगर इसके बावजूद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बुड्ढे, तेरी हैसियत नहीं है मेरे खून को देखने की भी। इतने में अचानक ध्रुव के पैरों पर चांदी के रंग की चमक दिखाई देने लगी, जिसके बाद वो बिजली की रफ्तार में वहां से गायब हो गया। ध्रुव के गायब होते ही तारसिम का भाला तेजी से आगे जाने लगा और वो तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। मगर इस मौके का फायदा उठाकर ध्रुव तुरंत तारसिम के बगल में आया और उसने अपनी उंगलियों में दिव्य रोशनी इकट्ठा कर सीधे तारसिम पर हमला कर दिया। वहीं अपने बगल में महसूस होती गर्मी के चलते तारसिम को भी अंदाजा लग गया था कि कैसे ध्रुव उस पर खतरनाक हमला करने वाला था। इस बात के एहसास से उसने तुरंत अपने हाथ बगल में किए और उसके नुकीले नाखून ध्रुव के हाथ से टकरा गए। तभी अचानक ऐसी अजीब आवाज सुनाई पड़ने लगी, जैसे गर्म तवे पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इस वक्त ध्रुव की 5 उंगलियां सीधे तारसिम के हाथ से रुक गई थीं, जिसके टकराने से लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखने लगा। इस दौरान तारसिम के नुकीले नाखून की ताकत देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी हल्की फिक्र नजर आने लगी। ध्रुव ने कुछ पल पहले ही तारसिम के भाले का हमला झेला था और वो ये जानकर हैरान रह गया था कि उसके नाखून में भी उसके भाले जैसी ही ताकत थी। इस तरह की ताकत का ध्रुव को अंदाजा नहीं था, जिस वजह से तारसिम का हाथ उसके गले की तरफ आने लगा। तभी अचानक ध्रुव ने उंगलियों में जलती रोशनी को अलग कर अपने दूसरे हाथ से रोशनी का एक गोला बनाया, जिससे उसने तारसिम पर हमला किया। जैसे ही वो हरे रंग का गोला ध्रुव के हाथ से निकला तो अचानक से तारसिम को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। इस गर्मी के चलते उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां जरा कमजोर होने लगी थी, जिस वजह से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। यहाँ तक कि वो गोला इतना ताकतवर था कि उसके आसपास की हवा तक धुंधली पड़ गई थी। ध्रुव ने इतनी जल्दी अपना हमला बदला था कि जब तक तारसिम को इस बात का एहसास हुआ तब तक रोशनी का वो गोला उस तक पहुंच चुका था। वही उस रोशनी की गर्माहट से तारसिम को अपने शरीर में एक ऐसा कराहने वाला दर्द महसूस होने लगा, जबकि वो अपनी शक्तियों से ढका हुआ था। तारसिम भी जानता था कि इतने करीब से बचना नामुमकिन था, इसलिए उसने बचने के लिए तुरंत अपनी शक्तियां और ज्यादा बढ़ा दी। वही शक्तियां बाहर आने से उसका लाल रंग के खून से बना कवच और ज्यादा मजबूत होने लगा और फिर तारसिम ने भी अपनी शक्तियों से सीधे उस रोशनी के गोले पर हमला किया। दूसरी तरफ ध्रुव भी देखने लगा था कि कैसे वो हरे रंग का गोला लाल रंग की शक्तियों से टकराने वाला था। इसके अलावा वो दोनों शक्तियां तारसिम के इतने करीब थीं कि तारसिम चाहकर भी उस धमाके से बच नहीं सकता था। फिर जैसे ही वो दोनों चीजें टकराईं तो आसमान का वो हिस्सा चौंधियाती रोशनी से भर गया और एक दिल दहला देने वाली आवाज हर तरफ गूंज उठी।
सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोशनी के गोले से निकली रोशनियां हर दिशा में फैलने लगी, जिससे बचने के लिए बहुत से लोग जगह ढूंढने लगे। इस दौरान ध्रुव ने अपने हाथों को लहराते हुए तुरंत अपनी तरफ आती शक्तियों की लहर को रफा दफा किया। उसके बाद वो देखता गया कि कैसे वो धमाका बहुत जोरदार था, जिसकी रोशनी में तारसिम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मनी मन ध्रुव को पता था कि उसका यह हमला इतना ताकतवर नहीं था कि तारसिम जैसे योद्धा का खेल खत्म कर सके। जिस दौरान ध्रुव उस रोशनी को देख रहा था, तभी अचानक एक लाल रंग की परछाई उसमें से बाहर आने लगी। वो परछाई तारसिम की ही थी, जो धीरे धीरे उस रोशनी से बाहर निकल रहा था, और उसके चेहरे पर इस वक्त इतनी नाराजगी थी जितनी शायद किसी ने आज तक ना देखी हो। फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया, जिसमें उसका खून से बना भाला था, और फिर उसने आगे बढ़ते हुए उसे ध्रुव की तरफ फेंकने की तैयारी की। इस दौरान उसके शरीर से ढेर सारी शक्ति निकलकर सीधे उस भाले में जा रही थी। वहीं वो शक्तियां भाले में भरते भरते गहरे लाल रंग की हो गई थीं, जो अगले ही पल ताजे खून में बदल गईं। भाले में लगा खून इतना ज्यादा था कि उसकी बदबू काफी दूर तक महसूस की जा सकती थी, और तारसिम ने तेजी से उसका इस्तेमाल कर ध्रुव पर हमला कर दिया। फिर वो भाला सारी शक्तियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे बचना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। उस भाले को अपनी तरफ पूरी रफ्तार से आता देख ध्रुव के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, क्योंकि उसे भाले में इकट्ठा शक्तियों का अंदाजा लग गया था। वो इस बात को समझ रहा था कि इस हमले में तारसिम ने अपनी ज्यादातर शक्तियां इस्तेमाल कर दी थी, जिस वजह से वो बहुत खतरनाक हमला साबित होता। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा हमला जिसमें किसी शक्ति सम्राट ने अपनी ज्यादातर शक्तियां इस्तेमाल की हों, किसी पहाड़ तक को 2 टुकड़ों में चीर सकता था। इसलिए आचार्य विदुर की मदद के बावजूद ध्रुव को उस हमले से काफी घबराहट महसूस होने लगी। तभी ध्रुव ने अपनी तलवार ऊपर कर उसमें ढेर सारी हरे कमल की रोशनी भरनी शुरू की, जो उसके शरीर से लगातार निकल रही थी। आसमान में उड़ते ये दोनों लोग, जिनकी एक दूसरे से दूरी महज 100 मीटर की भी नहीं थी, इस वक्त बिल्कुल खामोश थे। लेकिन नीचे मौजूद स्टूडेंट्स को समझ आ गया था कि यह खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के पहले की खामोशी थी, और तो और वो तूफान अगले कुछ पलों में ही आने वाला था। सभी ने देखा कि तारसिम के भाले में इतनी शक्तियां इकट्ठा थीं कि उसमें से शक्तियों के बुलबुले तक निकलने लगे थे। वहीं जैसे जैसे उस भाले की दूरी ध्रुव से कम होती जा रही थी, वैसे वैसे तारसिम के चेहरे की जानलेवा चमक बढ़ती जा रही थी। फिर तारसिम ने जब देखा कि वो भाला ध्रुव से तकरीबन 25 मीटर की दूरी पर था, तो उसने खौफनाक हंसी के साथ ध्रुव से कहा, लड़के, तेरा खेल अब खत्म हुआ। और उसकी अजीब सी खौफनाक हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी, जिसके साथ ही उसने चिल्लाते हुए आगे कहा, खूंखार पिशाच का बदला। उसके इतना कहते ही वो भाला बहुत तेजी से जगमगाने लगा, जिसे देखकर सभी को लगने लगा कि वो लाल रंग के सूरज के ठीक नीचे खड़े थे। इस तरह की रूह कपा देने वाली चमक के साथ सभी के जिस्म एक झटके में ठंडे पड़ने लगे, और उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ और मायूसी दिखने लगी। दूसरी तरफ इतने खतरनाक हमले को देखकर आसपास लड़ते लोग भी काफी दंग रह गए थे। सभी की नजरें आसमान के उस हिस्से की तरफ हो गईं जहां तारसिम और ध्रुव का मुकाबला चल रहा था। खास तौर पर ब्लैक कॉर्नर से आए लोगों को यकीन ही नहीं हुआ जब उन्होंने तारसिम को वो हमला करते हुए देखा। इस हलचल में सभी मनी मन सोचने लगे, क्या सच में तारसिम ने खूनी पिशाच का बदला इस्तेमाल किया? इस लड़के ने तारसिम को इतना मजबूर कैसे कर दिया कि उसे ऐसी खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ी? तारसिम तो जरूर बहुत ज्यादा बौखला गया होगा, तभी तो उसने ऐसी क्लास 3 की तकनीक इस्तेमाल की। ऐसा लगता है कि एक काले कपड़ों वाला लड़का तो अब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तारसिम के इस हमले से आज तक ना जाने कितने शक्ति सम्राट बुरी तरह मारे गए हैं। इस तरह की बातों से वो आसमान भर गया, और वो लाल रंग का भाला बिजली की रफ्तार से ध्रुव के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसके पास आते ही ध्रुव को उसकी गंदी बदबू महसूस हुई, और उसने तुरंत अपनी तलवार ऊपर करते हुए उस हमले का सामना किया। मगर तारसिम के हमले को देखते वक्त किसी ने भी ये नहीं देखा था कि ध्रुव की तलवार फिलहाल काले रंग से बदलकर लाल रंग की हो गई थी। इसके साथ ही वो तलवार भी काफी तेजी से चमकने लगी, और ध्रुव लगातार उस खून से रंगे भाले को अपनी ओर आता हुआ देखता रहा। फिर एक पल बाद अचानक से ध्रुव की वो तलवार नीचे आई, और ध्रुव ने चिल्लाते हुए उसकी शक्तियों से भाले पर हमला किया। ध्रुव की ये तकनीक पहले भी कुछ लोगों ने देखी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि इस बार उस तलवार से लाल शक्ति नहीं बल्कि हरे रंग की शक्ति निकलने लगी थी। वो शक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिससे आसपास की हवा में हलचल होने लगी। वहीं तमाम नजरों के सामने वो हरे रंग की शक्ति सीधे जाकर उस लाल रंग के भाले से टकरा गई, और दोनों शक्तियों के टकराते ही आसमान में दरार ला देने वाला धमाका सुनाई पड़ा। उस धमाके से पूरा आसमान 2 रंगों में भर गया था, जिसकी बादल फटने जैसी आवाज से जमीन पर दरारें पड़ने लगी। उस एक पल में लोगों को लगने लगा कि शायद उनके सुनने की काबिलियत तक चली गई थी, क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा जब दोनों शक्तियां टकराईं तो शक्तियों का एक ऐसा बवंडर तैयार हो गया जो हर तरफ की चीजों को अपनी ओर खींचने लगा। ऐसे खौफनाक नजारे को देखकर मुकाबला करते बाकी लोग भी कुछ पल के लिए खुद को बचाने लगे। जाहिर सी बात है कि ध्रुव और तारसिम के खतरनाक हमलों ने न सिर्फ जमीन को बल्कि पूरे आसमान तक को कांपने पर मजबूर कर दिया था।
इस दौरान सभी स्टूडेंट्स के चेहरों पर एक ऐसा खौफ दिखने लगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी उम्मीद तक ना की हो। लेकिन आज सभी को पता चल गया था कि दो शक्ति सम्राटों का एक दूसरे से टकराना इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। वहीं शक्तियों के टकराने से तैयार हुआ बवंडर तकरीबन 50 फीट गहरा था और 100 से भी ज्यादा फीट लंबा था। वो बवंडर ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान और जमीन के बीच का फासला मिटा देने के लिए तैयार किया गया हो। फिर जैसे जैसे वो बवंडर चीजों को अपनी ओर खींचता गया तो अंदरूनी हिस्से का वो इलाका तहस नहस होने लगा। इस तरह के अंजाम को देखकर बहुत से ताकतवर लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। सभी देख रहे थे कि कैसे उस बवंडर ने अंदरूनी हिस्से की बहुत सी इमारतों को बर्बाद कर दिया था। और तो और आग शक्ति ट्रेनिंग टावर को छोड़कर बाकी सभी इमारतें, यहाँ तक कि वहां के सारे पेड़ भी हवा में उड़ते हुए यहाँ वहां जाने लगे। इस तूफान की दिल दहला देने वाली ताकत देखकर वहां से बहुत दूर खड़े स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा दंग रह गए। लेकिन वो तूफान जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी वो सब कुछ तबाह करके चला भी गया। उस बवंडर ने अंदरूनी हिस्से के एक पूरे इलाके को बर्बाद करके रख दिया था और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। वहीं उस तूफान के गायब होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने देखा कि आसमान और धरती वापस पहले जैसे दिखने लगे थे, मगर कुछ बदला गया था तो वो था अंदरूनी हिस्से के उस इलाके का हुलिया। वहीं अंदरूनी हिस्से के बहुत से बुजुर्गों ने भी इस बात को महसूस किया कि उनके दिल में एक अजीब सी मायूसी होने लगी थी। दरअसल वो समझ रहे थे कि आज के इस मुकाबले ने ही अंदरूनी हिस्से का वो हाल कर दिया था जो शायद दिल बहार दिव्य रोशनी की तबाही के बराबर था। दूसरी तरफ अंदरूनी हिस्से के बुजुर्गों के गम के अलावा ब्लैक कॉर्नर के ताकतवर लोग जो मुकाबला करने आए थे इस वक्त लगातार ध्रुव को ही देखे जा रहे थे। दरअसल किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव तारसिम के ऐसे जानलेवा हमले के बाद भी इतनी अच्छी हालत में दिख रहा होगा। इस एहसास के साथ ही सभी के मन में ये बात गूंजने लगी, जरूर इस लड़के ने किसी क्लास 3 की तकनीक या उससे भी ऊपर का इस्तेमाल किया था, नहीं तो किसी भी कीमत पर उसकी तकनीक तारसिम के महान खूनी पिशाच के बदले को रोक नहीं सकती थी। मगर इस ख्याल के साथ ही सभी खौफ भरी नजरों के साथ ध्रुव को देखने लगे। वो अच्छी तरह जानते थे कि जितने ताकतवर वो थे उस हिसाब से कोई क्लास 2 की तकनीक तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन कोई क्लास 3 की तकनीक उन्हें बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकती थी या फिर उससे भी बदतर उन्हें जान से भी मार सकती थी। इसलिए क्लास 3 की तकनीक से शक्तिमान और शक्ति सम्राट तक बहुत घबराते थे। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि मार्कस में क्लास 3 की तकनीकें बहुत ज्यादा अनोखी थी, इसलिए बहुत कम लोग ही ऐसी तकनीकों को हासिल कर पाते थे। किसी की शक्तियां बहुत खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन उसकी ताकतवर तकनीक इस्तेमाल करने की काबिलियत उससे भी ज्यादा खतरनाक। जाहिर सी बात है कि शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए शक्तियों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन किसी ताकतवर तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए शक्तियों के साथ साथ तजुर्बे और प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती थी। अगर कोई तीनों पर अच्छी तरह काम करे, सिर्फ तभी वो कोई ताकतवर तकनीक पर महारत हासिल कर सकता था। ध्रुव ऐसा ही एक लड़का था जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन तकनीकें इस्तेमाल करने का तजुर्बा बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर ध्रुव को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मगर इत्तेफाक कहें या काबिलियत, ये सभी ताकतवर लोग ध्रुव से मुकाबला हार गए थे और इसके पीछे आचार्य विदुर का उसे दिया हुआ खास तोहफा था जिसका नाम फ्लेम मंत्रा था। बहुत से लोग ध्रुव की काबिलियत देखकर परेशान दिखने लगे और साथ ही तारसिम का चेहरा भी पूरी तरह सफेद पड़ गया। सभी जानते थे कि अपने पिछले हमले में तारसिम ने अपनी ज्यादातर शक्तियां इस्तेमाल कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ध्रुव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस वजह से ध्रुव की हालत देखकर तारसिम को एक ऐसी लाचारी महसूस होने लगी जो उसे आज तक नहीं हुई थी। इस एहसास के साथ उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे ये लड़का आखिर मरता क्यों नहीं है, और मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना ताकतवर हुआ कैसे, ये शक्तियां तो इसकी लगती भी नहीं है। ये कहते ही अचानक तारसिम का ध्यान अपनी बात पर गया और उसने कुछ एहसास करते हुए खुद से आगे कहा, 1 मिनट, ये शक्तियां इसकी नहीं है, इसका मतलब ये किसी खास तकनीक से किसी और की शक्तियां इस्तेमाल कर रहा है, और खास तकनीकों का तो एक वक्त होता है, उसके खत्म होने के बाद ताकत भी खत्म हो जाती है, इसलिए मुझे इसे हराने के लिए मुकाबला और देर तक जारी रखना होगा। तो दोस्तों, तारसिम तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर कैसे हरा पाएगा ध्रुव इसे, और कैसे बचा पाएगा वो अपनी दिव्य रोशनी शुक्रांत की बुरी नजर से? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता कि तारसिम ब्लैक कॉर्नर के सबसे ताकतवर और शातिर लोगों में से एक था। यही वजह थी कि फिलहाल उसे एक अंदाजा लग गया था कि ध्रुव फिलहाल जो शक्तियां इस्तेमाल कर रहा था वो उसकी असली शक्तियां नहीं थी। मगर ध्रुव भी कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसने तारसिम को वक्त टालने का मौका ही नहीं दिया। ध्रुव जानता था कि तारसिम उसे जान से मारना चाहता था, इसलिए वो खुद भी उस पर किसी तरह की रहम नहीं दिखाना चाह रहा था। ध्रुव के लिए सबसे अच्छा कदम होता तारसिम को जान से मारने का। ऐसा इसलिए क्योंकि तारसिम का जिंदा रहना उसके लिए आगे कभी मुश्किल खड़ी कर सकता था,
और तो और बदले की आग से पागल शक्ति सम्राट किसी को भी बहुत परेशान कर सकता था। जैसे ही ख्याल ध्रुव के दिल में आया तो उसने और झिझकने से खुद को रोक दिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी काले रंग की तलवार अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाली और एक झटके में उसकी रफ्तार और शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गईं। इसके साथ ही ध्रुव के पैरों पर चांदी के रंग की चमक दिख रही थी और अगले ही पल वो वहां से गायब होते हुए सीधे तारसिम के सामने पहुंच गया। दूसरी तरफ तारसिम का पूरा ध्यान ध्रुव पर ही था, इसलिए उसके तेज रफ्तार में आगे बढ़ने पर उसे कुछ महसूस होने लगा। तारसिम फैसला कर चुका था कि उसे कैसे भी करके मुकाबला टालना था ताकि ध्रुव की शक्तियां कम हो जाएं। यही सोचकर तारसिम ने तुरंत अपने खून से बने पंख फड़फड़ाते हुए काफी पीछे जाना सही समझा। वहीं उसे इस तरह भागते हुए देख ध्रुव की हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी। तो अब तू मुकाबले से भागना चाहता है तारसिम? लेकिन इस हंसी के तुरंत बाद एक बार फिर बिजली की आवाज सुनाई दी और ध्रुव तारसिम के बेहद नजदीक आ गया। ध्रुव की अचानक से बढ़ती इस रफ्तार को देखकर तारसिम के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी और उसने भी ध्रुव के नजदीक आते ही अपने नुकीले नाखूनों से उस पर जोरदार हमला कर दिया। वो हमला ध्रुव के गले को चीरने वाला था, मगर इस खतरनाक हमले के बावजूद ध्रुव के चेहरे पर फिक्र नहीं दिखी, बल्कि वो तो तुरंत वहां से गायब हुआ और तारसिम के सीने के करीब आ गया। उसके बाद उसने जोर से अपनी मुट्ठी कसते हुए सीधे तारसिम के सीने पर हमला कर दिया। ध्रुव के हमला करते ही तारसिम के शरीर पर चढ़े शक्ति कवच ने उस हमले को झेल लिया, लेकिन इसके बावजूद उस झटके से तारसिम बुरी तरह पीछे होने लगा। ध्रुव इतने में नहीं रुका और वो लगातार बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए तारसिम के सीने पर एक के बाद एक फिर से हमले करने लगा। इस वक्त तारसिम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका था, क्योंकि उसे ध्रुव के लगातार हमले झेलने पड़ रहे थे। वैसे तो तारसिम बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव के हमले उसके शक्ति कवच पर होते रहे। बीच बीच में जब ध्रुव का हमला तारसिम के चेहरे की तरफ होता तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता और वो जैसे तैसे उस हमले से खुद को बचाता। वहीं उस इलाके में मौजूद स्टूडेंट्स लगातार देखे जा रहे थे कि कैसे ध्रुव एक ताकतवर शक्ति सम्राट की हालत खराब कर रहा था। उन्हें दिख रहा था कि तारसिम ध्रुव के सामने कितना मजबूर दिख रहा था, जिसके चलते सभी की आंखों में एक अजीब सी इज्जत दिखने लगी। दूसरी तरफ आसमान में होते बाकी मुकाबलों में बहुत तेज रफ्तार में हमले होते जा रहे थे। इस तरह के हमलों से कोई कभी बचता तो कभी कोई टकरा जाता। इस दौरान छोटे धमाकों की आवाज सुनते सुनते स्टूडेंट्स को दिखाई देता कि बुरी तरह पिटकर कोई आसमान से जमीन पर गिर जाता और उनकी हालत देखकर ये साफ साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मगर स्टूडेंट्स के लिए सब बुरा बुरा भी नहीं था, क्योंकि अंदरूनी हिस्से के जख्मी बुजुर्गों के साथ साथ ब्लैक कॉर्नर के भी कुछ लोग इस तरह जख्मी हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि मुकाबले में बचे हुए लोग ही इस बात का फैसला करते कि दिव्य रोशनी चुराने की शुक्रांत की ये कोशिश कामयाब होने वाली थी या फिर नाकाम। और सबसे बड़ा मुकाबला जो आसमान में हो रहा था वो था बुजुर्ग बादशाह और श्रीमान सोना चांदी के बीच। सभी की नजरें इस वक्त उस मुकाबले पर ही टिकी हुई थी, जिसमें लोगों को धमाकों के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है कि इतनी ताकतवर शक्तियों के टकराने को हर कोई आसानी से देख नहीं पाता। इतने सालों में ये पहली बार था जब अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग ब्लैक कॉर्नर के घुसपैठियों से इतना बड़ा मुकाबला कर रहे थे। इसके पहले भी काफी मुकाबले हुए थे, मगर उनमें एक साथ इतने ताकतवर लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग बादशाह और श्रीमान सोना चांदी के मुकाबले ने तो सूरज की रोशनी तक को अपनी शक्तियों से ढक दिया था। इस दौरान स्टूडेंट्स के दिल में लगातार बदला लेने की आग जल रही थी, मगर इस वक्त वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही उन्हें समझ आ गया था कि ट्रेनिंग करके बहुत ताकतवर बनना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर मार्कस में लोगों की इज्जत जीतनी थी तो किसी का ताकतवर होना बहुत जरूरी था। जिस दौरान सभी की नजरें आसमान में चलते खतरनाक मुकाबलों में गड़ी हुई थी, उस दौरान किसी ने भी महसूस नहीं किया कि आग शक्ति ट्रेनिंग टावर पर चढ़ा काले रंग का कवच फीका पड़ने लगा था। अगर कोई उसे गौर से देखता तो उसे समझ आता कि उस काले रंग के कवच में से दो खौफनाक आंखें दिखाई पड़ने लगी थीं। उस अदृश्य रोशनी से बने अजगर की निगाहें आसमान में दो तरफ जा रही थीं। पहला तो था शुक्रांत, जो आग शक्ति टावर से थोड़ी दूरी पर ही मुकाबला लड़ रहा था, और दूसरा था ध्रुव, जो टावर से काफी दूर तारसिम से मुकाबला कर रहा था। दरअसल दिव्य रोशनियों के दोनों को देखने की खास वजह थी उनके शरीर से निकलती दिव्य रोशनियां। इसके साथ ही उन आंखों में एक अजीब सी आग जलने लगी और साथ ही उनमें एक ऐसा लालच दिखने लगा जिसमें वो दोनों दिव्य रोशनियां खुद ही हासिल करना चाह रही थी। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि सिर्फ ध्रुव और शुक्रांत ही दिल बहार दिव्य रोशनी को हासिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि खुद दिल बहार दिव्य रोशनी उन दोनों की दिव्य रोशनियों को हासिल करना चाह रही थी। इसी के साथ उस इलाके में तेज हवा चलने लगी और आसमान में होते धमाकों की आवाज हर तरफ गूंजती रही। वो धमाके आसमान में होती आतिशबाजी की तरह दिख रहे थे, जिसमें से निकलती शक्तियां काफी दूर तक महसूस की जा सकती थी। इस वक्त अंदरूनी हिस्से का वो इलाका ज्यादातर बर्बाद हो चुका था और इसकी वजह आसमान में होता मुकाबला था। इसके साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स को और पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि तबाही के साथ ही उनके छुपने की जगह भी कम होती जा रही थी। मगर पीछे होते वक्त भी उनकी नजरें लगातार आसमान में होते मुकाबलों पर ही टिकी हुई थी। इतने में सभी ने देखा कि एक जवान लड़का अपने शक्ति सम्राट दुश्मन पर काफी हावी हो रहा था। वो शक्ति सम्राट ब्लैक कॉर्नर का जाना माना योद्धा था, मगर इसके बावजूद वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाया। तभी सिमाल ने ध्रुव की तरफ देखकर हल्की हैरानी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि ध्रुव ये मुकाबला जीतने वाला है।
वहीं सिमाल के बगल में एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसका नाम मोनिका था। अभी तक मोनिका की नजरों में ध्रुव के लिए सिर्फ नफरत दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज उनमें नफरत का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिससे वो इतनी नफरत करेगी वो इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। एक वक्त था जब मोनिका ध्रुव को कमजोर समझती थी, लेकिन फिलहाल वो ऐसी ताकत दिखा रहा था जिसे देखकर खुद सिमाल भी काफी हैरान रह गया था। दरअसल सिमाल और ध्रुव के मुकाबले के बाद से मोनिका को ध्रुव से काफी डर लगने लगा था, और फिलहाल ध्रुव जितनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था उस वजह से मोनिका भीगी बिल्ली बनने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। वो जानती थी कि अगर गलती से भी ध्रुव ने ये ताकत सिमाल के मुकाबलों में इस्तेमाल की होती तो ना जाने सिमाल का कितना बुरा हाल हुआ होता। जिस दौरान मोनिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी और उसने अपनी नजरें आसमान में उस तरफ की जहां बाकी स्टूडेंट्स देखे जा रहे थे। वैसे तो वो सभी स्टूडेंट्स काफी दूर खड़े थे, लेकिन अचानक से सभी को बहुत शक्तियां इकट्ठी होती हुई महसूस होने लगी। दूसरी तरफ आसमान में ध्रुव ने तारसिम पर लगातार हमलों के बाद शक्तियां इकट्ठा कर चिल्लाते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। ये कहते हुए ध्रुव तेजी से तारसिम के पास गया और उसने अपनी शक्तियों से भरे हाथ से सीधे तारसिम के सीने पर हमला किया। वहीं ध्रुव के इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देख तारसिम के चेहरे का रंग सफेद पड़ने लगा। वो काफी घबरा गया था। फिर हमले के टकराते ही एक तेज धमाका सुनाई पड़ा, जिसके बाद सभी ने देखा कि तारसिम पर चढ़ा शक्ति कवच अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। ध्रुव के इस ताकतवर हमले से तारसिम की रक्षा करने वाला इकलौता कवच भी अब टूट चुका था, इसलिए ध्रुव के हमले से हुआ झटका तेजी से उससे आकर टकरा गया। वहीं उस हमले से टकराते ही तारसिम का चेहरा पीला पड़ गया और उसमें से ढेर सारा खून निकलने लगा। उसकी इस हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तारसिम कुछ ही वक्त में मुकाबला हारने वाला था। इसके साथ ही तारसिम किसी तोप के गोले की तरह तेज आवाज में आसमान से जमीन पर आने लगा। फिर उसके जमीन से टकराते ही ढेर सारी धूल उड़ने लगी, जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा तारसिम के गिरने पर पत्थर के बहुत से टुकड़े तेज रफ्तार में यहाँ वहां जाने लगे, जिससे बचने के लिए स्टूडेंट्स ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ ये साफ हो गया था कि शक्ति सम्राट तारसिम ध्रुव से मुकाबला हार गया था। इस अंजाम के चलते आसमान में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा गई। जाहिर सी बात है कि एक ताकतवर शक्ति सम्राट का मुकाबला हारना ब्लैक कॉर्नर वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और तो और तारसिम के हारने पर अब कोई ऐसा नहीं था जो ध्रुव को रोक कर रख सके। इसका मतलब अगर ध्रुव भी बाकी मुकाबलों में आ गया फिर तो ब्लैक कॉर्नर वाले किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं जीतने वाले थे। आखिरकार सभी स्टूडेंट्स में जोश और उमंग की लहरें उठने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अंदरूनी हिस्सा अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि आसमान में मुकाबला करते बुजुर्गों को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। इसलिए तारसिम के जमीन पर गिरते ही हर तरफ खुशियों से भरा शोर सुनाई देने लगा। फिर वो पूरा आसमान इस तरह के शोर से भरा रहा, लेकिन ध्रुव तो लगातार उस धूल से भरे इलाके में ही देखता गया जहां तारसिम गिरा था। फिर ध्रुव ने एक चैन की सांस लेते हुए तारसिम की कमजोर शक्तियों को महसूस किया। फिलहाल तो ध्रुव आचार्य विदुर की शक्तियों के साथ शक्ति सम्राट से मुकाबला लड़ने में कामयाब रहा था, मगर ध्रुव भी जानता था कि अगर उसने सच में आचार्य की पूरी शक्तियां इस्तेमाल की होती फिर तो वो तारसिम को बहुत पहले ही हरा चुका होता। लेकिन ध्रुव ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पूरी शक्तियां इस्तेमाल करने पर कोई आचार्य विदुर को पहचान न ले। आखिर उस जगह पर बहुत से ताकतवर लोग भी मौजूद थे, इसलिए जरा सी लापरवाही भी ध्रुव के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती थी। इसके अलावा ध्रुव ये भी बात जानता था कि वो इतना ताकतवर नहीं था कि आचार्य को ऐसे ताकतवर लोगों से बचा सके, मगर बिना आचार्य की पूरी शक्तियां इस्तेमाल किए ही ध्रुव अपने मकसद में कामयाब हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास हरे कमल की दिव्य रोशनी की मदद भी थी, जिसने तारसिम की शक्तियों को काफी हद तक दबा दिया था। तभी अचानक ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी बेरहमी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने कहा, मैं तारसिम को जिंदा बचने नहीं दे सकता, नहीं तो ये कल फहराकर मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। और तो और हो सकता है कि अगली बार ये किसी और ताकतवर इंसान के साथ वापस लौटे। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि एक शक्ति सम्राट से दुश्मनी उसे कितनी भारी पड़ सकती थी। और तो और फिलहाल उस दुश्मनी को सुलझाने का कोई तरीका भी नहीं था, इसलिए ध्रुव अपने कमजोर दुश्मन को मारकर वो दुश्मनी वहीं के वहीं खत्म कर देना चाह रहा था। ये ख्याल ध्रुव के दिमाग में जैसे ही आया तो वो तेज रफ्तार में अपने पंख फड़फड़ाते हुए सीधे जमीन पर आ गया। इस वक्त वो हरे रंग की रोशनी से ढका हुआ था और वो आकर उस जगह पर खड़ा हो गया जहां कुछ वक्त पहले तारसिम आकर गिरा था। फिर अनगिनत नजरों के सामने ध्रुव ने खौफनाक अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, खून खराबा दल के लीडर, मरने का वक्त हो गया है। उसकी वो आवाज हर तरफ गूंजने लगी, जिसके तुरंत बाद दिव्य रोशनी सीधे जाकर तारसिम से टकराने लगी। उस रोशनी की रफ्तार बहुत तेज थी और वो जैसे ही उस पत्थर से टकराई जिसके पीछे तारसिम छुपा हुआ था, तो वो चट्टान एक झटके में चूर चूर होकर धूल में बदल गई। तभी उस पत्थर के पीछे से एक करहाती हुई दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ी, मगर इस आवाज के तुरंत बाद अचानक से तारसिम लाल रंग से चमकने लगा। वो लाल रंग पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा गाढ़ा था और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस तेज रफ्तार के अलावा वो चमक सीधे आसमान की तरफ पड़ने लगी। वहां पहुंचते ही उसकी चमक थोड़ी कम हुई और लोगों को दिखा कि वो खून से रंगा तारसिम था।
तारसिम इस वक्त जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। न सिर्फ उसका पूरा शरीर उसके खून से भर गया था, बल्कि वो बहुत ज्यादा कमजोर भी दिख रहा था। देखा जाए तो वो फिलहाल किसी जिंदा लाश की तरह था, जिसके शरीर से उसका पूरा खून निकाल लिया गया। वहीं उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर ध्रुव काफी ज्यादा हैरान रह गया। फिर जब उसने आसमान में उड़ते तारसिम को तेजी से हाँफते हुए देखा, तब उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा। ध्रुव समझ रहा था कि तारसिम ने अपने शरीर के खून को शक्तियों में बदल लिया था, जिससे उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई थी। तारसिम ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ध्रुव के जानलेवा हमले से बचने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था। इतने में तारसिम ने ध्रुव को देखकर खराश भरी भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जान से मारने वाला था, जब मैं पूरी तरह जख्मी हो गया था तब भी। यह सुनकर ध्रुव अचानक हंसने लगा और उसने तारसिम का मजाक उड़ाते हुए कहा, खून खराबा दल के लीडर तारसिम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुमने तो इतना वक्त ब्लैक कॉर्नर में बिताया है, वहां जिंदा रहने के लिए तो इससे भी बदतर मौतें देनी पड़ती है। फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ना जाने ऐसे कितने जख्मी और मजबूर लोगों को तूने मार डाला होगा, तो फिर अब क्यों तेरी हालत खराब हो रही है? इतना कहकर ध्रुव ने एक बार फिर अपने शरीर में शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू की और वो तुरंत तारसिम पर एक और जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हुआ। वहीं उसे इस तरह हमले की तैयारी करते हुए देख तारसिम के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखने लगा और वो सोचने लगा कि आखिर ध्रुव से बचे तो बचे कैसे। तो क्या ध्रुव तारसिम को मारकर दिल बहार दिव्य रोशनी हासिल कर पाएगा? और कौन सा दिलचस्प मोड़ आने वाला है ध्रुव के इस रोमांचक सफर में, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।